दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का आज हमारा 15th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने सॉलिड एंगल की एप्लीकेशन को देखा था कि किस तरह से हम यूजिंग सॉलिड एंगल एक अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है और उसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे। तो हमने देखा कि अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो जीरो आएगी और बाहर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो अगर आप उस स्फीयर के टोटल चार्ज को एक पॉइंट चार्ज की तरह मान लोगे, उसके सेंटर पे उस चार्ज को रख दोगे तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर वो आएगी। ये हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। इसी चीज को आप गॉस लॉ से आगे भी पढ़ोगे तो वहां पे भी आपको ये और बेहतर समझ आएगा। तो एक कदम और आगे चलते हैं आज, और आज हम अगेन सॉलिड एंगल का ही इस्तेमाल करेंगे। और सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही ले रहे हैं। सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बट इस बार यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। देखते हैं कि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आएगी, क्या अब भी वो जीरो होगी, वो जरा चेक करते हैं। और बाकी जो डिफरेंट शेप्स होंगी उनके ऊपर भी जरा सॉलिड एंगल का कंसेप्ट लगा के अप्लाई करके देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम सॉलिड एंगल के इस्तेमाल से चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं ईजिली, उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं। तो इमेजिन कीजिए कि मेरे पास एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और वो यूनिफॉर्म नहीं है, इस बार हर जगह रो नोट नहीं है। तो उसकी जगह पे मैंने क्या किया, मैंने एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग तरह का ले लिया। जरा देखिए कैसे। हालांकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इस पर्टिकुलर केस में आप लगा पाओगे, सॉलिड एंगल का इस्तेमाल कर पाओगे आप। जरा देखिए कैसे। अगर मैं बोलूँ कि चार्ज डेंसिटी दे रखी है रो नोट कोस थीटा और थीटा इस एक्सिस के साथ मेजर किया गया है, ठीक है। इधर की तरफ थीटा मान लीजिए बढ़ रहा है। इस तरह से मान लीजिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट पी, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो पी, या सेंटर पे भी मैं पूछ सकता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में बताओ, तो जीरो नहीं होगी, ठीक है। सेंटर पे भी जीरो नहीं होगी क्या? मे भी जीरो नहीं आएगी मेरे हिसाब से, ठीक है। सेंटर में आप खुद निकालना, मैं इस जनरल पॉइंट पे निकाल देता हूँ, ठीक है। तो चलिए कैसे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो उसके लिए काम करता हूँ मैं। अगेन सॉलिड एंगल का इस्तेमाल करूंगा, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है भाई सोल्व करना। आगे चल के आप गॉस लॉ पढ़ोगे बट गॉस लॉ भी आप यहाँ पे नहीं लगा पाओगे, ठीक है। लग तो जाएगा गॉस लॉ बट कैलकुलेशन आपके लिए बहुत टफ होगी, आप इतना ईजी नहीं रहेगी कैलकुलेशन, उसको सोल्व करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हम सॉलिड एंगल का इस्तेमाल करेंगे। जरा देखिए कैसे। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक स्मॉल एरिया ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैं एक स्मॉल एरिया ले रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो अगेन मैं जनरलाइज अप्रोच लगाऊंगा। ये मेरी रेडियल डायरेक्शन है आर कैप, ठीक है। और यहाँ से मैं ये ले रहा हूँ मेरा, ठीक है, ये पॉइंट। और इसी पॉइंट को अगर मैं एक्सट्रापोलेट करूँगा, ये लाइन ऐसे आएगी। इसी लाइन को अगर आप नीचे ले आओगे दोस्तों तो ऐसे आएगा। और ये जो लाइन है ये अगर आप इधर लाओगे तो इस तरह का आएगा। तो यहाँ पे ये एरिया आ जाएगा। ये एरिया है मेरा DA1 और इसको मैं DA2 बोल देता हूँ। ये एरिया मेरा DA2, सही है। और आप ये कह सकते हो कि यहाँ से ये जो लाइन है, ये लाइन मेरी रेडियल लाइन है आर कैप, ठीक है। अब मैं काम और करता हूँ, यहाँ से एक मिडल से एक ये लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा P पॉइंट हो गया, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन है उसके साथ इस लाइन का जो एंगल है उस एंगल को मैं बीटा बोल देता हूँ। दिस एंगल इज बीटा। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो मैं R1 बोल देता हूँ। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है उसको मैं R2 बोल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो एक काम और कर लेते हैं। और वो काम क्या है, इस एंगल को मैं अल्फा बोल देता हूँ। ये एंगल भी मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा। और जो वर्टिकल लाइन है उसके साथ इस एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूँ, तो इस एंगल को मैं गामा बोल देता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब जरा देखिए, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे जो चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँगा, DE1 बोल देता हूँ मैं इसको। तो DE1 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा थीटा, जो भी इस थीटा एंगल पे जो भी सिग्मा होगा चार्ज डेंसिटी वो, इनटू DA1। DA1 मेरा टोटल एरिया है, भी ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि टोटल चार्ज के लिए प्रोजेक्टेड एरिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे, टोटल चार्ज के लिए पूरे एरिया का इस्तेमाल होगा। डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
R1 स्क्वायर, ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये माइनस R1 कैप की तरफ आएगा, माइनस R1 कैप। R1 कैप मेरा इस तरफ है भाई, ठीक है, तो माइनस R1 कैप इसका उल्टा हो जाएगा। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो यहाँ पे इस तरफ होगी, स्मॉल चार्ज की वजह से। ऐसे यहाँ पे अगर आप देखोगे इसकी वजह से इस तरफ होगी, तो DE2 में लिख देता हूँ, DE2 विल बी इक्वल टू सिग्मा गामा इंटू DA2, ये तो यहाँ पे टोटल चार्ज हो गया भाई इसके ऊपर, इतने हिस्से के ऊपर, ठीक है, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर, एंड ये बन जाएगा माइनस R2 कैप। R2 कैप आपका इधर है, माइनस R2 कैप इधर है, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। अब सुनिए, सवाल यहाँ पे ये है कि अगर मैं सॉलिड एंगल निकालूं यहाँ पे कि इस एरिया का क्या सॉलिड एंगल है, इस एरिया का क्या सॉलिड एंगल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एरिया का वो प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा जो इस तरफ हो, इस तरफ हो, तो इसका अल्फा एंगल इधर लेना पड़ेगा ना भाई। तो अगर मैं सॉलिड एंगल निकालूं कि यहाँ पे ये जो सॉलिड एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, और जिधर जो सॉलिड एंगल इधर बनेगा ये वाला, उतना ही सॉलिड एंगल यहाँ पे इधर बनेगा भाई, ठीक है, ध्यान रखना। वही लाइन आपकी इधर आ रही है ना, ठीक है, तो जितना सॉलिड एंगल इधर बनेगा उतना ही सॉलिड एंगल यहाँ पे बनेगा। तो अगर मैं सॉलिड एंगल निकालूं तो सबसे पहले इधर वाला सॉलिड एंगल निकालते हैं, दैट कम्स आउट टू बी DA1, और इसकी A1 की डायरेक्शन है R कैप की तरफ, डॉट R1 कैप कर देते हैं, R कैप डॉट R1 कैप डिवाइड बाई R1 स्क्वायर, और यही मेरा बन जाएगा DA2 R कैप। ये जो एरिया है DA2, इसकी डायरेक्शन R कैप की तरफ है, रेडियली आउटवर्ड, और डॉट क्या करेंगे बताओ जरा, R2 कैप डिवाइड बाई R2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं सॉलिड एंगल निकालूंगा तो ये सबसे पहले ये डॉट प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, DA1 R कैप डॉट R1 कैप। R कैप मेरा इधर है, R1 कैप मेरा इधर है, और उनके बीच का एंगल इधर अल्फा है तो इधर भी अल्फा होगा, तो ये क्या बन जाएगा, कोस अल्फा डिवाइड बाई R1 स्क्वायर, और यही चीज आपकी बन जाएगी DA2। अब बताइए, R कैप मेरा इधर है और ये R2 कैप है, तो ये एंगल अल्फा है, तो इनके बीच में ये जो एंगल आएगा ये भी अल्फा ही बनेगा भाई। तो यहाँ पे भी मैं कोस अल्फा कर देता हूँ डिवाइड बाई R2 स्क्वायर, ये मेरा सॉलिड एंगल होगा। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो मैं DA1 अपॉन R1 स्क्वायर को इस तरह से लिख सकता हूं भाई, और यहां से DA2 अपॉन R2 स्क्वायर को भी आप इस तरह से लिख पाओगे, ठीक है भाई। तो ये रिप्लेस कर दूं मैं यहां पे दोनों में, तो आप बताइए DE1 क्या बन जाएगा, इट कम्स आउट टू बी सिग्मा थीटा। अच्छा, ये गामा के साथ कंफ्यूज मत होना, ये R और ये गामा, इसको मैं डेल्टा कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है, ये एंगल को, क्योंकि कुछ लोग ये ना ये गामा को भी थोड़ा R की तरह ही ले रहे हैं ना, तो इसको मैं डेल्टा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेल्टा आ जाएगा भाई, ठीक है, ध्यान रखना। तो जरा देखिए दोस्तों, ये बन जाएगा आपका गामा थीटा, सिग्मा थीटा और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह पे क्या आएगा बताओ जरा, इसकी जगह पे आ जाएगा आपका अपॉन कोस अल्फा, एक बार जरा देख लीजिए भाई, ठीक है, और ये बन जाएगा माइनस R1 कैप। ऐसे ही अगर मैं DE2 की बात करूंगा तो बनेगा सिग्मा गामा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन कोस अल्फा माइनस R2 कैप, ठीक है जी। तो एक की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ है और एक की इस तरफ है। तो अब जरा देखते हैं, मैं ये कह सकता हूं कि ये इसके ज्यादा नजदीक है पॉइंट, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगी। तो अगर मैं नेट DE की बात करूं तो वो बनेगी स्मॉल सॉलिड एंगल डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोस अल्फा, ये तो मेरा कॉमन आ गया भाई, ठीक है। अब जरा देखिए, मैं क्या मान रहा हूं, मैं ये वाली को बड़ी मान रहा हूं, तो ये बन जाएगा सिग्मा थीटा माइनस सिग्मा गामा, सिग्मा डेल्टा, सिग्मा डेल्टा लिखना है भाई, ये बार बार मैं गामा लिख देता हूँ, सिग्मा डेल्टा। एक बार जरा देख लीजिए भाई, किसी को एतराज होता, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो इस तरफ आएगी। अब इसके दो कंपोनेंट हैं, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ना इस पी पॉइंट पे, ये इस तरफ है भाई, R2 कैप की तरफ है, ये ध्यान देना। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट निकालूंगा तो एक कंपोनेंट बनेगा वर्टिकल प्लेन में और एक बनेगा हॉरिजॉन्टल में। अब मैं इंटरेस्टेड हूं वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल वाला कैंसिल कर देगा दोस्तों। वो आप सोचिएगा कि क्यों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आई इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कैंसिल क्यों हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज आप खुद सोचिए, ये जो ऐसे लिया है ना, ऐसा ही काउंटर आप इधर से ले लो,
तो हॉरिजॉन्टल ऐसे आएगा और एक वर्टिकल आएगा, तो वर्टिकल सर्वाइव करेगा, हॉरिजॉन्टल सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए। तो इसका अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट निकालूंगा, मतलब अगर मैं DEZ निकालूं, मतलब Z डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालूं, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, वो बन जाएगा स्मॉल सॉलिड एंगल डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोस अल्फा, और अंदर है मेरे पास सिग्मा थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, सिग्मा नोट कोस थीटा। चलो सिग्मा नोट बाहर ले लो, ठीक है, कोस थीटा माइनस कोस गामा, ऐसे लिखोगे भाई, इसकी वैल्यू पुट कर दी है मैंने, माइनस कोस डेल्टा, माइनस कोस डेल्टा, डेल्टा और थीटा की वैल्यू पुट कर दी, इसमें और कुछ नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे सर इधर थीटा है पॉजिटिव ले रहे हो तो इधर नेगेटिव लो ना यार, माइनस, तो कोस के अंदर नेगेटिव करोगे तो पॉजिटिव ही बन जाएगा ना भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, तो इस तरह का बना, और नीचे कोस अल्फा है। अच्छा, इसका प्रोजेक्शन भी तो लेना पड़ेगा ना, ये एंगल बीटा है भाई, इधर बीटा है तो ये भी बीटा बनेगा, तो कोस बीटा कर देता हूं, और माइनस जेड कैप बन जाएगा। ये माइनस जेड कैप क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड बन रहा है ना, इसलिए माइनस जेड कैप, मैंने इसको बड़ा मान लिया है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास ये रिप्रेजेंटेशन बनेगा। अब इसकी वैल्यू को हम कैसे लिखें, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, और जो स्मॉल सॉलिड एंगल है इसको कैसे लिखें, इन दोनों चीजों को जरा समझते हैं, उनको हम कैसे लिखेंगे वो जरा देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं, कोस थीटा माइनस कोस डेल्टा, इसकी वैल्यू बनेगी -2 साइन ऑफ थीटा माइनस डेल्टा बाई 2 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस डेल्टा बाई 2। एक बार चेक कर लो भाई, मेरे हिसाब से ठीक है। अब एक काम और करते हैं, यहां पे अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाएं तो मैं कह सकता हूं, अगर मैं ये रेड पेन वाली जो लाइन लगाई मैंने, ये वाली जो लाइन लगाई है, अगर इस ट्रायंगल को देखो और इधर से इधर आ जाओ और इधर से इधर आ जाओ, अगर आप इस ट्रायंगल को देखो तो ये एंगल अल्फा है, ये भी एंगल अल्फा है, और ये थीटा प्लस डेल्टा है। तो आप ये कह सकते हो कि 2 अल्फा प्लस थीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180। तो यहां से थीटा प्लस डेल्टा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 180 माइनस 2 अल्फा, और अगर मैं इसको डिवाइड बाई 2 कर दूं तो इधर भी डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो सिंपली आप यहां पे क्या लिखोगे, थीटा प्लस डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। इसकी वैल्यू जो आएगी वो 90 माइनस अल्फा आ जाएगी, सही है। अब आइए दूसरा, अगर आप थोड़ा गौर फरमाएं और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई अगर मैं ये वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, थीटा माइनस डेल्टा बाई 2, तो ये कैसे करेंगे, उसके लिए एक काम करते हैं, और वो क्या काम है जरा देखिए। ये जो लाइन है ये इसके साथ वर्टिकल के साथ बीटा एंगल बना रही है, तो इधर भी क्या बनाएगी, बीटा ही बनाएगी भाई। ये एंगल भी आपका बीटा होगा, एक बार जरा देख लो, जिधर इसके साथ बीटा है तो ये भी बीटा होगा। अब इस वर्टिकल के साथ क्या लाइन है, अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूं यहां पे, जरा ध्यान देना भाई, ये डेल्टा है, ये बीटा है, तो ये एंगल भी बीटा ही होगा, पैरेलल तो है ना भाई, ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल ही है, तो ये भी बीटा होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा, ठीक है। ये अल्फा है, ये बीटा है और ये डेल्टा है, तो ये भी आपका 180 बनेगा भाई, मैं ये कह सकता हूं। और इधर वाले ट्रायंगल से देखो, ये थीटा है, ये 90 माइनस बीटा बन गया, ठीक है। तो ध्यान से देखो भाई, थीटा प्लस 180 माइनस बीटा बन गया, माफ कीजिएगा, पूरा एंगल 180 है, उसमें से इधर वाला बीटा हो गया, तो ये बन गया 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा, तो थीटा प्लस 180 माइनस बीटा प्लस अल्फा, ये भी आपका 180 हो गया, ठीक है भाई। तो आप ये कह सकते हो कि ये और ये बराबर ही हैं। तो अगर मैं बराबर करूंगा दोस्तों, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू थीटा प्लस 180 माइनस बीटा प्लस अल्फा। अल्फा से अल्फा आपका चला गया, ठीक है। अब जरा देखो, अपने को निकालना क्या है, और बीटा को चलो एक साइड कर लेंगे, अपने को निकालना है थीटा माइनस डेल्टा। तो थीटा माइनस डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, इस डेल्टा को उधर लेके गए, और थीटा माइनस डेल्टा की वैल्यू जो आएगी ये बन जाएगा 2 बीटा माइनस 180। इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, इधर भी डिवाइड बाय 2 कर दो, तो इसकी वैल्यू बनेगी बीटा माइनस 90। एक बार जरा देख लीजिए भाई, यहां पे बनेगा बीटा माइनस 90, और यहां पे क्या बनेगा, इसकी जगह पे क्या बनेगा, इसकी जगह पे 90 माइनस अल्फा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो बनेगा -2 साइन ऑफ, बताइए क्या बना, बीटा माइनस 90 यहां पे, इंटू साइन ऑफ क्या बन गया बताओ जरा, इंटू साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा,
90 माइनस अल्फा। एक बार जरा देख लो भाई, प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ करना, ठीक है। बाकी तो मेरे हिसाब से ठीक है, ठीक है। तो अब जरा देखो इसकी वैल्यू को अगर मैं लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 cos बीटा और माइनस का ये प्लस बन जाएगा ना भाई 2 cos बीटा, और यहां पे क्या बन जाएगा cos अल्फा। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं 2 cos बीटा cos अल्फा, तो ये बन जाएगा माइनस स्मॉल सॉलिड एंगल सिग्मा नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos अल्फा इनटू, और इसकी जगह पे क्या आ गया, इसकी जगह पे आ गया 2 टाइम्स ऑफ cos बीटा इंटू cos अल्फा इंटू cos बीटा z कैप। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई भाई z डायरेक्शन में, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। अब जरा देखो cos अल्फा से cos अल्फा मेरा कट गया। अब मुझे चाहिए स्मॉल सॉलिड एंगल। अब ये स्मॉल सॉलिड एंगल कैसे निकालें? एक तरीका तो है कि ये यहां से पुट कर दो भाई, ठीक है, DA1 DA2 की टर्म में आप पुट कर दो, ठीक है। बट वो भी ठीक नहीं रहेगा फिर, क्योंकि DA1 को फिर लिखना पड़ेगा और DA1 को लिखोगे तो दिक्कत आएगी। अब एक काम करते हैं, इसको कैसे निकालेंगे जरा देखिए। तो स्मॉल सॉलिड एंगल को निकालने का एक और तरीका है मेरे पास, और वो क्या है, ये पॉइंट है, यहां से मुझे देखना है, और ये वाला एंगल जो है ये नहीं निकालना, मुझे ये एरिया नहीं निकालना, मुझे ये एंगल में मतलब है सॉलिड एंगल क्या होगा। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, मैं ये इसका प्रोजेक्टेड एरिया निकाल देता हूं डायरेक्टली। और डायरेक्टली वो प्रोजेक्टेड एरिया कैसे निकालेंगे, R1 रेडियस मान के एक स्फीयर मान लो यहां पे ऐसे, और उसका स्मॉल एरिया निकाल दो। तो अगर R1 रेडियस का स्फीयर मान रहे हो और वर्टिकल के साथ बीटा एंगल है उसका, तो उसका एरिया लिखना तो बहुत आसान है भाई। वो क्या बन जाएगा, R1 स्क्वायर साइन बीटा डी बीटा डी फाई को इंटीग्रेट करोगे तो सीधा सीधा 2 पाई लिख देता हूं, डिवाइड बाई R1 स्क्वायर, ठीक है। ये आपका सॉलिड एंगल हो जाएगा अगर आप R1 से देख रहे हो यहां पे। तो हालांकि ये भी सॉलिड एंगल है, इस तरह से भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे ये जो DA1 है ना, ये ओरिजिन से देखा गया है, ध्यान रखना, ओरिजिन से देखा गया। कुछ लोग बोलेंगे सर DA1 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, क्या दिक्कत है। ये जो DA1 है ये थीटा के रेस्पेक्ट में आएगा भाई, यहां से ओरिजिन से देखा गया, और ये मैं बीटा की टर्म्स में लिख रहा हूं। और बीटा की टर्म्स में लिखना जरूरी है बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी बीटा की कुछ टर्म्स है, इंटीग्रेट करना मेरे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 बीटा साइन बीटा डी बीटा। ये मेरे पास स्मॉल सॉलिड एंगल आ गया दोस्तों, ये पुट कर दो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा माइनस सिग्मा नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अंदर क्या है, ये 2 मैं बाहर ले लेता हूं, कोस स्क्वायर बीटा आ गया, और उसकी ये स्मॉल सॉलिड एंगल की जो वैल्यू है वो पुट कर दो भाई, ये बन जाएगा 2 बीटा साइन बीटा डी बीटा। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई और कोई गलती ना हो जाए, और कोस स्क्वायर बीटा यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो ये कट गया यहां से, ठीक है भाई, ये पाई रह गया बस, यहाँ पे 4 तो कट गया, पाई रह गया, ठीक है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे 2 बीटा नहीं आएगा, ये 2 पाई आएगा, 2 पाई साइन बीटा डी बीटा, ठीक है, आई थिंक ठीक है। और यहाँ पे भी 2 पाई आएगा, तो पाई से पाई भी कट जाएगा भाई, ये पाई से पाई कट गया, ठीक है। एक बार देख लो, आई थिंक सही, सब कुछ सही है। तो बन जाएगा माइनस सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, साइन बीटा इंटू कोस स्क्वायर बीटा डी बीटा। एक बार चेक कर लो भाई, मेरे हिसाब से तो ठीक है। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई है जेड डायरेक्शन में। अब एक काम करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जेड डायरेक्शन में, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। बीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा आप खुद सोचिए। अगर मैं यहां से लेता स्मॉल ये एंगल, स्मॉल एरिया यहां पे ले लेता, तो बीटा की वैल्यू 0 होती, और 0 से आप इधर तक आ जाओ पूरा। आप बोलोगे सर तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू 0 से पाई वेरी कर रही है, तो यहां पे बीटा की वैल्यू 0 से पाई लिखेंगे। अब आप बोलोगे कि सर पूरा 0 से 2 पाई क्यों नहीं लिखा, बिकॉज आप सोचे ना, जब ये एरिया इधर से इधर का रीजन कवर करेगा, तो ये एरिया आपका यहां से लेकर यहां तक का रीजन कवर कर लेगा दूसरी साइड, तो पूरा कवर हो जाएगा, डोंट वरी, दोनों का असर आ चुका है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई, ये मेरे पास आपका एक तरह से EZ की वैल्यू आ गई है। एक बार जरा देख लीजिए, मुझे लगता है कि हमने इसको सही कैलकुलेट किया है, ठीक है। बाकी एक बार आप चेक कर लो। ये लिमिट मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ की है, आप जरा सोचिएगा कि ये लिमिट सही है क्या, ठीक है। और इसको सोल्व करना तो मुझे लगता है बहुत आसान है भाई। तो यहां से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है, यहां से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं इसे, नहीं मेरे हिसाब से ठीक है। चलिए अब इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान था, इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे इसको हम देखेंगे। एक स्टेप और आगे चलते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए। अब
कुछ और सिचुएशंस को देखते हैं, जरा देखिए कैसे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखी जब नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी थी, ठीक है, उस केस में हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसको हमने देखा। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब जरा देखिए, सोचिए अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास ये XY प्लेन है और इस XY प्लेन में कोई ऐसे सरफेस है XY प्लेन पे और मेरे पास यहां पे कोई पॉइंट है P। मैं आपसे पूछूं कि बताओ P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसके ऊपर मान लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम या सिग्मा नॉट कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कैसे आएगी, तो ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ दो कंपोनेंट आएंगे, एक ऊपर की तरफ आएगा, बिकॉज आप खुद सोचिए ना, कोई भी अगर आप यहां पे स्मॉल एरिया लोगे तो स्मॉल एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे बनेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी, उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक वर्टिकल और एक आपका XY प्लेन में आएगा। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना वो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। उसको कैलकुलेट करने का बड़ा आसान तरीका है यूजिंग सॉलिड एंगल। आप बोलोगे सर कैसे, तो जरा देखिए उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट को अगर कैलकुलेट करना है तो उसको आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये मेरा स्मॉल एरिया है DA, तो पहली बात तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, Z कैप की तरफ होगी, ठीक है। जो स्मॉल एरिया होगा इसकी डायरेक्शन जो आएगी वो Z कैप की तरफ आएगी, सही बात है भाई। तो यहां पे अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं इस DA की वजह से, इस चार्ज की वजह से, सिग्मा DA इसके ऊपर क्या आ गया, DQ आ गया। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकालूं तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड का खासकर Z कंपोनेंट निकालूं, तो DEZ जो आएगा वो क्या बन जाएगा दोस्तों, वो बन जाएगा सिग्मा DA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये R1 डिस्टेंस ले लेता हूं तो R1 का स्क्वायर। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, इसको मैं रेडियल डायरेक्शन बोल रहा हूं, डॉट Z कैप ये ले लेता हूं, ठीक है भाई। ये रेडियल डायरेक्शन है भाई, R कैप डायरेक्शन में थी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है मेरी Z कैप डायरेक्शन। तो मुझे तो इसका कंपोनेंट चाहिए ना Z की तरफ, तो इसका Z कैप की तरफ कंपोनेंट ले लिया मैंने, डॉट प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। अब जरा देखिए इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, जरा देखो सिग्मा नॉट DA और Z कैप डॉट R कैप कर देता हूं, मतलब इस Z कैप को DA के साथ एसोसिएट कर देता हूं, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखो ये क्या बन गया, फर्दर अगर मैं इसको लिखूं तो सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लेता हूं, अंदर जरा देखिए, अंदर बन गया DA वेक्टर डॉट R कैप डिवाइड बाई DA तो Z कैप की तरफ है ना भाई, ये जो स्मॉल एरिया Z कैप की तरफ है, तो एक तरह से मैंने इसको DA वेक्टर बना दिया, एरिया वेक्टर बना दिया, क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन भी एसोसिएट हो गई है, और इसको मैंने इसके साथ डॉट ले लिया है, तो DA वेक्टर डॉट R कैप डिवाइड बाई R1 स्क्वायर। R1 मेरी ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक की। तो ये क्या बन गया, ये यहां पे इस स्मॉल एरिया की वजह से जो सॉलिड एंगल आएगा ना वो बन गया मेरे पास, यहां पे जो सॉलिड एंगल बनेगा ना वो आ गया मेरे पास, ठीक है। इस स्मॉल एरिया की वजह से यहां पे कितना सॉलिड एंगल आ रहा है वो मेरे पास आ गया ये, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा सिग्मा नॉट, ये आपका सॉलिड एंगल हो गया, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का Z कंपोनेंट आ जाएगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी Z की तरफ। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालनी होगी तो उसके लिए क्या करेंगे, सिग्मा नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आप जो है टोटल सॉलिड एंगल निकाल दो, इस पूरे सरफेस का जो टोटल सॉलिड एंगल होगा वो निकाल दो, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, Z कंपोनेंट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ऊपर की तरफ। तो बहुत आसान हो गया भाई। और इंटरेस्टिंग ये है कि जो Z कंपोनेंट है वो सॉलिड एंगल पे डिपेंड कर रहा है, बस सीधा सीधा इसका सॉलिड एंगल, पूरे सरफेस का सॉलिड एंगल यहाँ पे देख लो क्या है, ठीक है। उससे आप Z कंपोनेंट निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्टली। आप बोलोगे सर क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल पाएंगे ना, केवल Z कंपोनेंट की बात हो रही है भाई, वो आप सॉलिड एंगल से डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो इसको मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं K कर देता हूं, K सिग्मा नॉट इनटू सॉलिड एंगल, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का Z कंपोनेंट आ जाएगा ऊपर की तरफ। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे जो आपको सोचनी चाहिए, जो आपको समझनी चाहिए, वो क्या है, सोचिए अगर ये सीट इनफाइनाइट होती, अगर मैं इस सीट को इनफाइनाइट कर देता तो यहां पे सॉलिड एंगल क्या बनता, 2 पाई, ठीक है। वो लास्ट टू लास्ट एपिसोड में पढ़ाया था मैंने, अगर ये इनफाइनाइट सीट होती
तो यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, तो अगर मैं इनफाइनाइट सीट ले लेता, उसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता, तो कैसे निकालते दोस्तों? तो उसका सॉलिड एंगल क्या होता, जरा देखो। अगर ये एक्स वाई प्लेन में इनफाइनाइट सीट होती और उसके ऊपर कोई पॉइंट ले लेता, तो सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या हो जाती है? 2 पाई। तो यहाँ पे 2 पाई पुट कर देता हूं, ठीक है। तो अगर मैं पुट करूंगा तो जेड कंपोनेंट जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट कम्स आउट टू बी सिग्मा नॉट इनटू 2 पाई डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो इट कम्स आउट टू बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास जेड कंपोनेंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर मैं क्या करता बताओ, अगर मैं इनफाइनाइट सीट ले लेता तो, और उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो क्या होती, वो हम यहां से सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया। तो देखो कितना आसान हो गया अगर आपको सॉलिड एंगल का कंसेप्ट पता है तो। अब एक और चीज देखें, इसको गॉस लॉ से भी कर पाएंगे। इनफाइनाइट सीट वाले केस में गॉस लॉ से भी इजीली आपका आ जाएगा, आगे चल के पढ़ोगे आप, ठीक है। तो वैसे आप सॉलिड एंगल से भी डायरेक्टली निकाल सकते हो। एक और जरा मैं बताता हूं आपको। सोचिए मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है। यहां पे मान लीजिए मेरे पास एक डिस्क है और मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं और इसके ऊपर सिग्मा नॉट कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सोचिए, तो क्या मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो, और यूजिंग सॉलिड एंगल आप निकाल पाओगे। कैसे निकालोगे? ये भी तो वही केस है, आपको जेड कंपोनेंट चाहिए और यहां पे आप, क्योंकि सिमेट्रिकली है, बिल्कुल सेंटर वाली लाइन पे, एक्सियल लाइन पे है ये, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल जेड कंपोनेंट आएगा भाई। और वो क्या बनेगा? अभी अभी आपने देखा क्या था, के सिग्मा नॉट, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है भाई, के सिग्मा नॉट इनटू सॉलिड एंगल। तो इसका सॉलिड एंगल यहां पे क्या होगा, वो कैसे देखोगे? जरा देखिए दोस्तों, एक काम करता हूं, मैं यहां से इसको मिला देता हूं। ये मैं लास्ट टू लास्ट एपिसोड में सॉलिड एंगल निकलवाया था इसका, अगर आपको याद हो। अगर मैं इसको थीटा बोल दूं तो इसका जो सॉलिड एंगल बना था वो आया था 2 पाई इंटू 1 माइनस कोस थीटा। मेरे हिसाब से तो ये था भाई, ठीक है। मेरे हिसाब से 2 पाई इंटू 1 माइनस कोस थीटा था। तो अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जेड कंपोनेंट आएगा, तो जेड कंपोनेंट क्या बनेगा बताओ जरा? Ez विल बी इक्वल टू के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दो भाई, और ऊपर आ जाएगा सिग्मा नॉट इनटू क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। 2 पाई से कट गया ये 2, तो ये बन जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू आप यहां से पुट कर सकते हो भाई, ठीक है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट निकाल सकते हो यहाँ पे। आई होप आपको समझ आया। तो देखो कितना आसान हो गया है आपके लिए अगर आपको सॉलिड एंगल का कंसेप्ट पता है और कोई सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जेड कंपोनेंट निकालना बहुत आसान हो गया है, ठीक है। तो जेड कंपोनेंट को आप इजीली सोल्व कर सकते हो। अब इसी में अगर मैं एक स्टेप और आगे चलूं, सोचिए मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। अब जरा देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मेरे पास कोई डिस्क है, ठीक है, मेरे पास कोई डिस्क है, और बल्कि डिस्क नहीं है, एक कोन है, आप ऐसे समझिए। यहां पे मेरा एपेक्स पॉइंट है और यहां पे ये एक तरह का कोनिकल शेप है, आप ऐसे समझिए, ठीक है। ये एक तरह की कोनिकल शेप है, ठीक है। इस तरह की ये मेरे पास शेप है, ठीक है। ये हाइट है h आपके पास, और इसके अंदर चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है आपको, रो कूलम पर मीटर क्यूब, ये आपको दे रखा है। आपको बताना है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। मतलब एक पूरे कोन के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो क्या यहां पे भी सॉलिड एंगल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं दोस्तों। एक काम करते हैं, हम इसका एक स्मॉल हाइट ले लेते हैं dz, ठीक है। मतलब जो आपने डिस्क ली है ना, इसी डिस्क का आप थोड़ी सी हाइट ले लो, ठीक है, dz हाइट ले लो, ठीक है, ये dz हाइट ले लो। तो अगर मैं इसके ऊपर चार्ज की बात करूं कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, तो इसके ऊपर होगा एक तरह से रो इंटू dz, कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा भाई। अब एक तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी बन गई है, ध्यान से देखो, रो इंटू dz कूलम, क्योंकि एक dz तो आपने ले लिया, हाइट तो आपने ले ही ली, बाकी जो एरिया है वो नहीं लिया बस आपने, ठीक है। तो एक तरह से रो इंटू dz कूलम पर मीटर स्क्वायर क्या बन गया? ये एक तरह का सिग्मा बन गया मेरे पास। तो अगर मान लीजिए इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं मैं, तो आप सॉलिड एंगल का कंसेप्ट लगा सकते हो भाई। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो बनेगी आपके पास, अभी अभी हमने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सॉलिड एंगल,
के इंटू एक तो ये आपका ये बन गया डी जेड इंटू आपका सोलिड एंगल। तो सोलिड एंगल क्या आया था 2 पाई इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये था भाई इसका सोलिड एंगल। हमने देखा था यहाँ पे क्या बन रहा है, चार्ज डेंसिटी की जगह पे हमने ये डाल दिया तो ये कट गया यहाँ से 2, तो क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा इंटू डी जेड। ये आ गया भाई। ये हमारे पास केवल इतने हिस्से की वजह से आई है यहाँ पे। मुझे तो पूरे रीजन में है ना भाई लोकेटेड, पूरे रीजन में ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है ना। तो इसका मतलब मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा z के रेस्पेक्ट में। और z कहां से कहां तक वेरी करेगा बताओ जरा। यहाँ पे z की वैल्यू 0 है, 0 से लेके h तक आप कर दो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, सीधा सीधा h आ जाएगा इसकी जगह पे, सही है भाई। तो बन जाएगा रो इंटू 1 माइनस कोस थीटा इंटू एच डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि किस तरह से हमने इसको सोल्व किया है, ठीक है। तो कहानी बड़ी सिंपल है, बहुत इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक बात और बताता हूं मैं आपको। कुछ लोग बोलेंगे सर ये z की लिमिट डालोगे तो z तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पॉइंट तो यहाँ पे ना, तो z की वैल्यू अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है बताओ, यहाँ पे तो आपकी माइनस h है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी dz में, माइनस h से जब आप ऊपर आओगे तो 0 तक आनी चाहिए। ऐसे कर लो भाई, तो उससे आपका h आ जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं लिमिट में, तो लिमिट जो भी है आपको 0 से h डालोगे तो नेगेटिव आएगा। तो 0 से h क्यों डाल रहे हो, यहाँ पे देखो ना हाइट क्या है, नीचे वाले सरफेस, नीचे वाले पे माइनस h है। अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे अगर सेंटर ले रहे हो तो यहाँ पे आपका जो z है वो माइनस h से 0 है, ठीक है। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो h ही आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया, क्योंकि जो dz मैंने लिया है ना वो यहाँ से मैं मेजर करके ले रहा हूँ। यहाँ से कुछ h हाइट z हाइट पे आया, z हाइट डाउन आया और फिर मैंने dz लिया है ये, ठीक है। तो आई होप ये आपको पॉइंट समझ आया कि इसको इंटीग्रेट करके मैंने h कैसे लिख दिया है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी वजह से आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगी। ऐसे ही जरा सोचिए, अगर ये डिस्क ना होती, अगर ये रेक्टेंगुलर शेप होती, सोचिए इस तरह की रेक्टेंगुलर सरफेस होता, ठीक है। ऐसा मेरे पास रेक्टेंगुलर सरफेस होता, ये साइड A होती और ये साइड B होती और ये इसका सेंट्रोइड होता। और यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछता कि भाई h हाइट ऊपर कोई पॉइंट है P पॉइंट, आप बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो आप क्या करोगे। और इसके ऊपर सिग्मा नोट कूलम पर मीटर स्क्वायर आपको दे रखा है, तो क्या करोगे दोस्तों, सिंपल वही कंसेप्ट जो अभी आपने लगाया है, ठीक है। क्योंकि आपने को पता है सरफेस चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट क्या आएगा, तो Ez की वैल्यू जो होगी दोस्तों, इट कम्स आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा नॉट इनटू सॉलिड एंगल। अब इसका जो सॉलिड एंगल बनेगा यहाँ पे वो क्या बनेगा, वो बनेगा, आपको मैंने लिखवाया था 2 साइन इनवर्स a इंटू बी डिवाइड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, और इसी को मल्टीप्लाई कर दो b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। आई थिंक ये हमने लिखवाया था। अगर आपको सॉलिड एंगल याद है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। इसका सॉलिड एंगल मैंने ऑलरेडी पहले भी कैलकुलेट किया हुआ था। यहाँ पे 4 है भाई, 2 की बजाय 4 है यहाँ पे, ठीक है। ये 4 है भाई, इसको ठीक कर लेना। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे। आई होप आपको समझ आया। अब जरा सोचिए, अगर इसी में मैं इसको एक पिरामिड की शेप दे देता, ठीक है, इसको अगर मैं पिरामिड की शेप दे देता, ठीक है, इस तरह की शेप दे देता और मैं बोलता कि पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या करते बताओ, यहाँ पे कुछ नहीं होता। यहाँ पे क्या आ जाता बताओ, Ez की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, बताओ। सेम वही कंसेप्ट आपको लगाना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे dz हाइट ले लूँ, dz का अगर मैं देखूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका रो dz, ये सिग्मा की जगह पे आ जाएगा भाई, ठीक है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 साइन इनवर्स ऑफ सेम वही ए बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है, एंड b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ठीक है, और इसका रूट ये आ जाएगा। और फिर z को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधा सीधा h आ जाएगा, ठीक है भाई। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो इस तरह से आप इसका सीधा सीधा z कंपोनेंट यहाँ पे लिख सकते हो यूजिंग सॉलिड एंगल, ठीक है। तो बहुत प्यारे कंसेप्ट थे दोस्तों, जिनसे हम सॉलिड एंगल की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं।
लेकिन केवल जेड कंपोनेंट, ये ध्यान देना। वैसे आपको यहाँ पे जेड कंपोनेंट ही चाहिए बिकॉज बिल्कुल एक्सियल लाइन पे है इसके। सिमिलरली यहाँ पे बिल्कुल एक्सियल लाइन पे है, तो आपको केवल जेड कंपोनेंट ही इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेट करना है। तो इस कंसेप्ट को भी आप याद रखिएगा। वैसे ये कंसेप्ट ऑप्शनल है, मैं आपको बता दूं। अगर आपको गॉस लॉ पता है तो गॉस लॉ की हेल्प से आप और आसानी से ऐसे प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो जिनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेरा सिमेट्रिक होता है, यूनिफॉर्म होता है। वहां पे आप जो है गॉस लॉ की हेल्प से भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाओगे। कैसे करोगे वो अपकमिंग एपिसोड में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।